नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। न्यू इंडिया डिबेट की यात्रा लगातार जारी है और अलग अलग जगहों का सफ़र करते हुए हम आ पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। ये भारत का एकमात्र और साउथ एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव जंतुओं पर शोध केंद्र है, जहां पर बहुत अच्छे से विचार मंथन किया जाता है कि कैसे हम वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण करें। तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। चलिए मेरे साथ। वन और वन्य जीवन से बनी ये प्रकृति हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। इनका नष्ट होना या फिर वन्य प्रजातियों का विलुप्त होना हमारे जीवन के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। वन्य जीवन हमारी जैव विविधताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाकर रखता है, लेकिन आज हमारी ही गलतियों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि वन के जीव जंतुओं के जो बसेरे हैं वो उजड़ रहे हैं। ज़रा आप सोचिए कि कोई आपको अपने घर से निकालकर, आपके घर को तोड़कर आपको बाहर खड़ा कर दे, तो फिर आप अपने जीवन की कल्पना क्या कर सकते हैं? लेकिन आज ये हमारे वन क्षेत्र के जीव जंतुओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो इस पर गंभीरता से विचार मंथन भी ज़रूरी है कि आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है। न्यू इंडिया डिबेट में हम आज बात करेंगे वन और वन्य जीवन के संरक्षण की, और इस चर्चा के लिए हम आ पहुँचे हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। और हमारे साथ इस पर शोध करने वाले, इस पर अध्ययन करने वाले बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का एक समूह है, छात्र छात्राओं का एक समूह है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि वन्य जीव के संरक्षण में WII का कंट्रीब्यूशन कैसा है, उसका योगदान कैसा है? हमारा जो मेन मिशन है वो है कि हम वाइल्ड लाइफ साइंसेस को प्रमोट करें ताकि वो कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। और हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें थ्रू एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग और एडवाइस करें जो स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट है हमारी, कि वो कैसे एक्शन लेगी कंजर्वेशन के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल रोल होता है और इसी पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये जो पूरा कैंपस बना है ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, और आपको वन्य जीवन के बारे में बेहतर तरीके से हम समझा सकें, इसलिए इन रिसर्चर्स के साथ हम लोग इस जंगल के बीच में आकर इस न्यू इंडिया डिबेट को शूट कर रहे हैं। मैं समझना चाहूँगा कि मकसद आखिर क्या है और इस पर काम किस तरीके से आप लोग करते हैं? हम जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं उस टाइम में हम एक चीज़ समझना चाहते हैं कि जो कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो बहुत बड़े एरिया कवर करते, जो फूड चेन में टॉप में रहते हैं, वो सारे स्पीशीज़ को हम पहले कंजर्व करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक लार्ज एरिया हम उसके ज़रिए कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्पीशीज़ होते हैं जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान बहुत दिन से इसके ऊपर शोध कर रहा है। ये छोड़कर भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ है जो जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, आपके डॉल्फिन है, सांघाई डियर है, ये सारे स्पीशीज़ आज अवलुप्ति के इन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। इस सारे स्पीशीज़ को कंजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनके ऊपर काफ़ी इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। देखिए हमारे देश में बहुत सारी ऐसी वन्यजीव प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। उनमें हम चीतों का जिक्र करें या फिर हम ये देख रहे हैं कि जो गिद्ध होते हैं वो भी पर्यावरण संरक्षण के एक बहुत बड़े प्रहरी होते हैं, उनकी जो संख्या है उसमें भी बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। तो जो विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियाँ हैं उनके अध्ययन को लेकर या उनके बचाने के लिए यहाँ पर किस तरीके से आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और क्या कोई रोड मैप प्लान कोई समझा सकता है? जितनी भी आइडेंटिफाइड इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उन सब के लिए पहले तो उनका जो करंट स्टेटस है कि क्या अभी वो कितनी संख्या में हैं, कहाँ पर रहती हैं, उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके सर्वाइवल को अफेक्ट कर रही हैं, उन सब को हम लोग रिसर्च करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कौन से फैक्टर हैं जो उनके सर्वाइवल को अफेक्ट कर रही हैं, और उसके बाद हम लोग जो हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं जो फाइनली जो मिनिस्ट्री है या जो हमारी गवर्नमेंट है वो संज्ञान में लेते हुए उनके लिए फिर फाइनल अपने एक्शन प्लान डेवलप करती हैं। दो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए
एक तो पोचिंग को रोकना, दूसरा जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक एनक्रोचमेंट और वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो अनप्लान्ड है। ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में पीएस बहुत आइसोलेटेडली है, तो पीएस के बीच में जो आपका मूवमेंट कॉरिडोर है वाइल्ड लाइफ का, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनका बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएस में हैबिटेट जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है वो अगर उसका कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो उनके बीच में एनिमल का मूवमेंट कम हो जाएगा, जिसके वजह से उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी में बहुत अफेक्ट करेंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज हमें ये देखना होगा कि मानव और जो वन्य जीव जंतु हैं उनके बीच में हम संतुलन कैसे बनाकर रख सकते हैं। क्या कहेंगे आप? सो स्पीशीज़ और ह्यूमन बींग दोनों के बीच में ऑलवेज इंट्रैक्शन होते रहते हैं। सो एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, दोनों जगह में होता है। सो एक्वाटिक के बारे में बोल रहे तो हम सबको पता है गैंजेस रिवर डॉल्फिन जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, और इन एंटायर वर्ल्ड हमारा इंडिया में एक स्पीशीज़ हमें पाई जा रहा है। सो इसके सीनरी में बोलने पर ऐसे है कि फिशरमैन के बीच में और फॉर द फिशर्स गैंजेस रिवर डॉल्फिन और फिशरमैन के नेट में एंटेंगल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एदर दे गो टू गेट द फिशर्स फ्रॉम द नेट और द फिशरमैन इज ट्राइंग टू कैप्चर दम फॉर पोचिंग पर्पस, बिकॉज डॉल्फिन ऑयल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर एज ए बेट इन मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉर कैचिंग कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशर्स। डॉल्फिन के अलावा वहाँ पे जैसे घड़ियाल हो गया, उदबिलाव हो गए, बहुत सारे प्रजाति के माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स आप कह सकते हो, ये सारे उस पारिस्थितिक तंत्र के सूचक हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संदेश भेजते हैं कि अगर हम उस पारिस्थितिक तंत्र को ना बचाएं तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें जो इकोसिस्टम सर्विसेज वहाँ से मिल रही है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रही है। 2016 में WI ने कैंपा के सपोर्ट से पहली बार एक बहुत बड़ा मरीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसका नाम था कैंपा डुगोंग प्रोजेक्ट। तो हम लोगों की जो टीम है वो 2016 से एक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोग्राम कर रही है 3 जगहों पे। वो है गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, जहाँ ये प्राणी पाया जाता है। ये एक समुद्री स्तनधारी प्राणी है, इसे मरीन मैमल कहा जाता है इंग्लिश में। डुगोंग स्पेशल बाकी मरीन मैमल से इसीलिए स्पेशल है बिकॉज वो एक ही तरह का खाना खाता है। जैसे वेल्स हो गए या डॉल्फिन्स हो गए, इनके खाना अलग अलग होता है, लेकिन डुगोंग सिर्फ सी ग्रासेस या समुद्री घास पे जीवित है। और ये समुद्री घास आज ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप अगर देखोगे कोई भी कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसके वजह से सबसे पहला इफेक्ट अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कोस्टल एरिया में होता है वो होता है उसके शैलो वाटर्स में, यानी जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे ड्रेजिंग हो रहा है या फिर जेटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके वजह से वहाँ का पानी ख़राब होता है। और ये जो घास मैं बोल रही हूँ ये दूसरा कुछ नहीं बट ज़मीन में आने वाले जैसे पेड़ पौधे हैं उसी तरह से हैं। तो उसको सूरज की ऊर्जा कम मिल रही है, वो घास ख़त्म हो रही है और उसकी वजह से डुगोंग्स भी ख़त्म हो रहे हैं। तो WI जो है लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है ये तीनों साइट्स पे, और कम्युनिटीज़ को एंगेज करना हमारा सबसे पहला मैंडेट है, क्योंकि हम लोग रिसर्चर्स जो है हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमेशा पास ऑन कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को। और हम जब वहाँ से चले जाएंगे तो लोकल लोगों में ऑलरेडी एक सेंसिटाइज्ड एटीट्यूड रहेगा कंजर्वेशन के लिए, और हम लोग वो रिजल्ट्स ऑलरेडी देख रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू पहली बार हमारा प्रोजेक्ट, मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि पहला मरीन प्रोजेक्ट है जो डिफेंस बॉडीज़ को पहली बार इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, पहली बार इस स्केल पे डुगोंग के साइटिंग्स किसी प्रोजेक्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। और गुजरात में कहा जाता था कि डुगोंग विलुप्त हो चुका है, लेकिन हमारी टीम ने वहाँ पे एक फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि डुगोंग्स आज भी वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ अर्बन फॉरेस्ट जो है वो भी इकोसिस्टम यानी कि जो जैव विविधता है उसको बेहतर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो शहरों के बीच में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कैसे संवारा जा सकता है, उनको कैसे हम संजो कर रख सकते हैं। हम लोगों ने जैसे अभी तक बात करी जंगलों की और कोएग्जिस्टेंस की, तो हम ये सभी जानते हैं कि आज डेवलपमेंट और फॉरेस्ट्री यानी कि कंजर्वेशन को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ स्टेटेड दैट मोर देन 60% ऑफ अर्बन विल बी हैविंग मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन बाय 2050। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अर्बन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी फॉरेस्ट और प्रमोटिंग दी नेटिव स्पीशीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी। मैं बताना चाहूँगा कि जो अर्बन कंजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे हरिद्वार डिवीज़न में ही है, झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, जहाँ पे शेड्यूल 1 प्रजाति के बारहसिंघा जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जन भागीदारी का ही एक उदाहरण है कि जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं वहाँ के,
और उस बारहसिंघा को बचाने का अभियान चलाया जाता है वहाँ पे, और हमेशा उसकी जो कनेक्टिविटी है वो राजा जी के साथ में है, राजा नेशनल पार्क के साथ में, और 150 से ज़्यादा जो है बारहसिंघा वहाँ पे आज भी पाए जाते हैं। जैसे अभी मेरे एक कॉलीग ने बताया है गेंजेस रिवर डॉल्फिन के बारे में, अभी बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि ये एक मैमल है। ओके, स्तनधारी प्राणी है, ये जन्म देती है बच्चों को, ये अंडा नहीं देती है। जैसे कि बहुत लोगों के बीच में ये विश्वास है कि वो एक मछली होती है, तो ऐसा स्पीशीज़ हम लोग के देश में पाया जाता है। और ये इसका हैबिटेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल के बीच में है, ये थ्रू मोज़ाइक्स ऑफ ह्यूमन लैंडस्केप से इसका हैबिटेट पास होता है, क्योंकि ये रिवर में रहती हैं। तो ऐसे ही लैंडस्केप से पास होते हुए काफ़ी सिटियों से भी गुजरती है। तो इससे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आसाम का एक सिटी जिसको गुवाहाटी के नाम से जाने जाता है, आप सब लोग जानते होंगे उस सिटी के बारे में। तो उस सिटी में ब्रह्मपुत्र नदी उस सिटी से होके गुजरती है, तो वहाँ पे भी गेंजेस डॉल्फिन पाए जाते हैं। और 2009 में ये नहीं 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 2019 या 2019 में इसको एज अ सिटी एनिमल ऑफ असम उसको घोषित किया गया था। जब भी आप अर्बन वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, अर्बन वाइल्ड लाइफ हमारे साथ ही रहते हैं, कोई ऐसा अनोखा चीज़ नहीं है। ओके, अच्छा, मतलब इसमें ये इस अंतर को आप समझिए, मतलब जो शहर में रहने वाले जीव जंतु हैं वो वन्य जीव जंतुओं से अलग हैं और वो साथ में कॉप अप नहीं कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, क्योंकि डोमेस्टिक जो पालतू जानवर हैं, जो कुत्ते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो उल्फ से आया है, भेड़िया से आया है। अब वो जो भेड़िया है उसके अंदर हंटिंग इंस्टिंक्ट है, वो प्रे करेगा ही दूसरे जानवर के ऊपर। जो दूसरे जानवर आज शहर में बंदी हो चुका है, जिसकी संख्या बहुत कम हो चुका है, उनके ऊपर अगर वो मारेंगे तो हमारे लिए इतना वो जानवर बचे नहीं है जो सिवेट्स या मंगूस, उसको हम बचा पाए। जो हमारे पेट हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, उनको बहुत ज़रूरत है हमें मेंटेन करने की। लद्दाख का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हमारे एक साथी के स्टडी में आया है कि लद्दाख में जो डॉग्स हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत बढ़ गई है, स्ट्रे डॉग्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे आर्मी है, उनकी वजह से डॉग होते हैं, लोकल्स की वजह से डॉग्स होते हैं, वो अटैक करते हैं वहाँ पे। स्नो लेपर्ड तक पे अटैक का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो अगर हम उनको मेंटेन नहीं करते हैं अर्बन एरियाज़ में या छोटी सिटी एरियाज़ में या सब अर्बन एरियाज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रक्शन को। जिस तरीके के राष्ट्रीय वन बने हुए हैं, नेशनल पार्क जो यहाँ पर बने हुए हैं पूरे भारत में अलग अलग, वहाँ पर हम देखते हैं कि उस इलाकों से जब निकलने की बात होती है तो कहा जाता है कि कृपया हॉर्न ना बजाएं। ठीक है, तो अच्छा माहौल वन्य जीव जंतुओं को देना, उसको देने में जो समाज है, जो हम इंसान हैं, वो कितना ज़्यादा सजग और गंभीर हुए हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और कहाँ कमी आपको लगती है कि इस स्तर की संवेदनशीलता होनी चाहिए? जी, मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में बोलूँगी। अभी आप लोगों को पता होगा कि ये वाटरवेज काफ़ी डेवलप्ड किया जा रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी वाटरवेज को प्रमोट कर रही है, और इलाहाबाद से हल्दिया में ऑलरेडी इसको नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा भी नेशनल वाटरवे 2 है। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, उसको ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने की वजह से काफ़ी कार्गो शिप्स आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, और कार्गो शिप्स की वजह से काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन होता है अंडर वाटर में। और अंडर वाटर में सिंस डॉल्फिन रहती है, एंड डॉल्फिन को ना वो देख सकती है, उसका पूरा ही प्राइम सेंस ऑर्गन इज़ हियरिंग एंड इकोलोकेशन। तो व्हेन वी क्रिएट नॉइज़, ये जो शिप्स जा रही हैं उसकी वजह से जो नॉइज़ेस होती हैं, उनकी वजह से उनका कुछ जो फ्रीक्वेंसी में वो बात करते हैं उनका मास्किंग हो जाता है काफ़ी। सो दे हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी इन विच दे कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, और उनका स्ट्रेस भी काफ़ी, मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी हाई हो जाता है व्हेन दे गेट स्ट्रेस्ड आउट विद दिस नॉइज़। जानवर हमारे जैसे नहीं है, वो उनका जो कम्युनिकेशन है पूरी तरह से अलग है, और काफ़ी कुछ उनका कम्युनिकेशन आवाज़ के थ्रू ही है। तो जब हमारी तरफ से आवाज़ आएगा तो वो काफ़ी उनको उनको अफेक्ट करता है। तो जैसे चिड़िया हो गई, ये हो गए, तो उनका इकोलॉजी या फिर उनका जिस तरह से उनका पूरा एक जगह को यूज़ करने का तरीका है वो पूरा बदल जाता है और अफेक्ट कर जाता है, और उसके चलते ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाके उस जगह पे ना रहे और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाए। इसके चलते काफ़ी सारे कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। हम लोग जो व्हीकल्स चलाते हैं, और नदियाँ यूजुअली क्या होती हैं, आपके नेशनल हाईवेज़ या ब्रिज जो होते हैं वो बने रहते हैं, और जो व्हीकल से जो हमारा एमिशंस होता है यूजुअली, तो गैसोलीन जो होता है वो यूजुअली लेड कंटेन करता है।
तो आपका क्या होगा कि लेड एयर में जाएगा और टेम्परेचर जिस तरीके से वेरी करेगा वो आसपास जो सॉइल है उसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा, और बारिश हुई वो पानी एक्यूमुलेट होके सारा का सारा नदी में चला गया। और जो लेड है मैं बताना चाहूँगी एक बहुत ही टॉक्सिक एक कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर कॉजिंग, जो कि पाया भी गया है कि वो जो जलीय जीव जंतु हैं अगर उनमें पाया जाता है तो उनके पॉपुलेशन साइज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। और हम लोगों के 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और दूसरा नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट के तहत हम इंडिया के मेजर रिवर्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, गोमती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ऐसी कई सारी नदियाँ जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉल्यूशन ना ही सिर्फ वाटर क्वालिटी देख रहे हैं, जैसे कि आपका नेशनल जो हमारी एजेंसी है CPCB सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो सिर्फ वाटर क्वालिटी देखता है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग ना ही सिर्फ वाटर क्वालिटी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो वाटर क्वालिटी है उसका इफेक्ट उसमें रहने वाले जीव जंतुओं पे क्या है। जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमारा छोटे एनिमल्स का, जैसे कि इंसेक्ट्स हुए, बटरफ्लाइज हुए, उनका भी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बड़ी बहस का मुद्दा ये भी है कि विकास और पर्यावरण, इन दोनों के बीच की यदि हम बात करें तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम विकास इस कीमत पर कर रहे हैं कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को, खासतौर से वन्य जीव जंतुओं को हम प्रभावित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हमको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, हम डेवलपमेंट जब करते हैं जो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ है वो हमारे हाथ में गिनी चुनी बचा हुआ है। अगर वो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को अंदर से अगर आप रास्ता लेकर जा रहे हो, रेल लाइन लेकर जा रहे हो, आप सोचिए ना कि अगर हम दिल्ली के अंदर से, मेरठ के अंदर से आपका अगर हाईवे क्रॉस कराते तो हम क्या करते, फ्लाईओवर बनाते, राइट। तो अगर नहीं तो हम बाईपास लेते, तो जो जंगल जैसे कॉर्बेट है, राजा जी है, जो ये वाइल्ड लाइफ के हब है, आप जब इसके अंदर से रास्ता लेकर जा रहे हैं, रेल लाइन लेकर जा रहे हैं, इसकी जगह में आप उसको बाईपास करके लेकर जाइए। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को, देखिए, मेरे लिए वाइल्ड लाइफ भी ज़रूरी है और बिकॉज हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो एक डेवलपमेंट भी चाहिए। तो एक बीच का रास्ता, जैसे मैं नमामि गंगे और NRCD के साथ सर्वे करता हूँ टीम में, जो सिलेक्टेड रिवर है, तो हम लोग ये सोचते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है वो डिपेंडेंट है उस पर, कहीं ना कहीं खेती करती है या किसी ना किसी तरह से फिश पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग कम्युनिटी रिजर्व बना सकते हैं जो उनको इन्वॉल्व करे उन चीज़ों पे, कि उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस बताए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे टर्टल हमारी नदियाँ साफ़ करते हैं, राइट, वो जैसे गिद्ध होते हैं वो सड़ी गली ला से खाते हैं, तो टर्टल्स का भी सेम रोल है। तो हम उन्हें अगर बताएं कि क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं, और किस सीज़न में करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक एग्जांपल हो सकता है कि ये क्या कहते हैं, डेवलपमेंट और नेचर दोनों एक साथ चल सकते हैं। उसको बैलेंस करते हुए आगे चलना चाहिए, आप मानते हैं? इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए दो जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ कंजर्वेशन उन पे बात करना चाहता हूँ, जिसमें कि सबसे पहला आपका आता है लैक ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। जो कंजर्वेशन, जो संरक्षण है, वो किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह जो शोध, जो जंगल पे, जानवरों पे जो शोध का जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नहीं, और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में रिसर्च में इन्वॉल्व है। तो इसमें जो हम लोग मैनेजमेंट के लिए जो फाइंडिंग्स हमारे होते हैं, जो रिकमेंडेशंस हम डिपार्टमेंट को देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट को और लाइन एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेट करके उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ दैट इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो हमारे रिसर्च का, हमारे फाइंडिंग्स का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ हेल्थ मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, तो हमारे फाइंडिंग्स को पूल करके उसका इम्प्लीमेंटेशन जब ये लोग साथ में किया जाएगा तब उसका ज़्यादा नतीजा दिखेगा। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो समुदाय, जो आसपास जंगलों के आसपास जो समुदाय रहते हैं, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को जो गोल्स हैं उनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी हम अपने प्रोजेक्ट में भी इस चीज़ पे काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। देखिए, जो जंगलों के आसपास जो हमारा जनजातीय समुदाय रहता है, जो आदिवासी समाज रहता है, वो बहुत बड़े प्रहरी कहलाए जाते हैं हमारे वन्य जीवों के संरक्षण में और वन्य जंतुओं के संरक्षण में भी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो जानवरों की तस्करी होती है, ख़ास तौर से चमड़ा उद्योग की यदि मैं बात करूँ, ये भी एक बहुत गंभीर
मसला है जिस पर काम किया जाना चाहिए। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे कानून भी हैं, लेकिन बावजूद इसके हम ये देखते हैं कि सांपों को मारकर उनकी चमड़ों के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या फिर दूसरे जो जानवर हैं उनको उनकी चमड़ियों से जो उद्योग चलाए जाते हैं, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो जनजातियाँ किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया या किसी भी इस तरह के इकोसिस्टम के आसपास विचरण करती हैं, रहती हैं, उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट रहते हैं, सभी प्रोजेक्ट्स का ये मैंडेट रहता है कि जितना भी हमारा साइंटिफिक या इकोलॉजिकल रिसर्च हो वो कम्युनिटी रिसर्च के साथ जुड़ के काम करें। जैसे कि अभी जो हमारा नमामि गंगे पे आधारित प्रोजेक्ट है जो गंगा के 11 राज्यों में हो रहा है, तो 11 राज्यों से लगभग हमारे 3000 से अधिक जो जनजाति क्षेत्र से लोग हैं वो जुड़े हैं। तो इन सभी लोगों को हम लोग अपने साथ एक तो टीम के इंटरेक्शन से और जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि अलग अलग विभागों की साझेदारी से उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं और ट्रेन करते हैं। और ये सभी हमारे ही नहीं बल्कि अन्य विभागों के भी आँख, नाक, कान सब बन के वहाँ पे रहते हैं। और एक मैं चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जिस समय कोविड का समय था, जब हम मूव भी नहीं कर पा रहे थे किसी भी जगह पे, तो हमारे ये जो गंगा प्रहरी थे ये ना केवल वन विभाग को या वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को रिपोर्टिंग देते थे कि कहाँ कहाँ जानवर डिस्ट्रेस में हैं, बल्कि इन्होंने हमारे जो इकोटॉक्स के सैंपल्स हैं वो भी इकट्ठे किए ताकि उस अवधि में भी हमारी रिसर्च जो है वो लगातार चलती रहे। आज भी बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी अवैध तरीके से होती है और उनकी जो खाल रहती है उसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए लगातार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जैसे कि पशु तस्करी की जो बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो जंगली जीव हैं हमारे वो भारतीय जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही आते हैं और इसमें कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। तो इसमें जो जैसे कि जो चमड़ा जो वहाँ से निकाल रहे हैं ये लोग, तो ये ऐसा नहीं है कि वो मर गया जानवर तो उससे अब वो उसका कोई काम नहीं है। तो इससे पहचानना कि क्या जो जिसने भी वो चमड़ा निकाला है वो जीते जी निकाला है या मरने के बाद निकाला है। तो क्योंकि सारे जानवर जो हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखे गए हमारे जो जंगली जीव हैं, तो इसमें मरना और जीना इससे कोई उसे मतलब नहीं रखा गया है। अगर वो किसी के पास भी पाया जाता है, चाहे वो मान लेते हैं कि हिरन का सींग ही है छोटा सा, अगर वो पकड़ा जाता है और वो जिस शेड्यूल में आता है तो उसके लिए वही धारा ही मानी जाएगी जो कि एक टाइगर के लिए रखा गया है जो शेड्यूल 1 में प्रजाति है। दूसरी चीज़ है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है असली और नकली की पहचान करना, कि अगर जो प्रजाति जो जैसे कि आप मस्क डियर का जो पॉड देखते हैं वो असली है या नकली है, वो उससे डोमेस्टिक से आया है कि वाइल्ड से आया, ये भी बड़ा मुद्दा है आज की डेट में और इसको हमें समझना चाहिए कि ये सब इलीगल है। जी सब इलीगल है, लेकिन फिर भी हम मार्केट में देख रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बड़ी ऊंची कीमतों पर बिकते हैं। तो फिर ये एक तरीके का विरोधाभास भी है, हालांकि प्रशासन को भी ये समझना चाहिए, क्या कहेंगे? There's along with this conservation, there's also a demand for this wildlife, especially in the pet and all. In the foreign countries, from India, tortoises have been exported illegally traded to foreign countries to keep as pets. This type of illegal activities within country and as well as outside the country is going on, where there's a huge demand for these trafficked goods, either for pet trade or flesh trade or meat or leather, wherever it be, these animals have been traded. So unless and until this demand is being cut or the illegal trafficking is being cut, we can't prevent these kinds of activities. The killing of the wild animal we can't prevent. वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है, दिस इज़ मोर ऑफ अ इंटरनेशनल इशू देन ऑफ अ नेशनल इशू। तो ये माना जाता है कि नेशंस को साथ में मिलके इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मार्केट है इसको तभी रोका जा सकता है जब सारे नेशंस मिलके काम करें। सो दिस इज़ रेदर इट्स नॉट अ नेशनल इशू देन टू दिस इज़ मोर ऑफ अ इंटरनेशनल इशू एंड बड़े बड़े नेशन साथ में आके बात तो करते हैं लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो होते हैं आपके टाइगर के पोचिंग। और टाइगर के पोचिंग जैसे आपको पता है कि उसकी अस्थियों के लिए होते हैं, उसकी चमड़ा के लिए होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जब ये ऑल ओवर इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होते हैं तो हमारे पास हज़ारों संख्या में टाइगर के फोटोग्राफ्स आते हैं। हम एक नेशनल टाइगर
डेटाबेस मेंटेन करते हैं जिसमें सारे टाइगर के तस्वीरें उसमें मेंटेन है, और एक सॉफ्टवेयर है एक्सट्रैक्ट कंपेयर बोल के, जो कि आपके कहीं पर भी आपको एक टाइगर के पोचिंग किया हुआ स्किन मिला, वो स्किन को आप जांच कर सकते हैं वो कौन से जंगल से आए। तो इसके जरिया आप इसको पता कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन से जंगल में पोचिंग हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, इसमें जो ज़रूरी है कि जो लोकल लोग जहाँ पे पोचिंग हो रही है, यहाँ पे जहाँ से ट्रेडिंग के लिए जानवर को मारा जा रहा है, उनको अवेयर करना, उनको इसमें इन्वॉल्व करना। उनकी जैसे दीपिका ने बताया था आपको कि गंगा प्रहरीज हैं जो कि कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सबको इसलिए भी ट्रेन किया जा रहा है कि वो लोकल कम्युनिटीज़ को अवेयर करें, खुद अवेयर हों, और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जो ट्रेडिंग के लिए पोचिंग हो रही है या जानवरों को पकड़ा जा रहा है उसको रोकें, उसको मतलब उसकी संख्या को कम करें। तभी हम लोग इसको हर लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे करना पड़ेगा, लेकिन लोकल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल, हर लेवल पे हमें ये कहीं ना कहीं पर काम करना पड़ेगा। आप सब चूँकि आप इस पर अध्ययन कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से सुझाव, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी हम क्या संदेश दे सकते हैं, किस तरीके से हम उनको सहेजने में वन्य जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे सुझाव। स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, SUP जो बोलते हैं, बिकॉज आप समझो टेरेस्ट्रियल का तो हमें बहुत आसानी से पता है क्या हार्म है, लेकिन मरीन का सारा प्लास्टिक इन दी एंड, हमारा पेनिनसुलर कंट्री है, सारा मरीन में सब तो सी में ही जाता है। प्लास्टिक टूट कर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। सीखें कि मतलब वाइल्ड लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके के वन्य जीव हमारे आसपास रहते हैं। प्रोजेक्ट भी हम लोग चलाते हैं जिससे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी हो और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हो। लार्ज स्केल फार्मर्स हैं या छोटे जो फार्मर्स हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दें, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनका यूज़ करें। घर के बच्चे जब हर संडे टू संडे फार्मिंग या फिर गार्डनिंग में जुड़ेंगे तो वो मिट्टी को छुएंगे और वो नेचर से जुड़ेंगे। जो हमारे मोस्टली जानवर है वो शेड्यूल स्पीसीज़ है, तो उन्हें घर पे रखना नहीं चाहिए, ये इलीगल है। तो आप कृपया करके उन्हें हैबिटेट में ही छोड़ें। एक अगर स्टूडेंट हाई स्कूल अगर वो स्टूडेंट पास कर रहा है तो वो एक पेड़ लगाए और उसको मार्क बेस्ड असेसमेंट हो। ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत नेचर से जुड़ा हुआ है, तो उसे हमें उसके लिए बाउंड रखना चाहिए। नेचर गिव अस इनफ फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। सोशल और नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जो बैलेंस है बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन वो हम मेंटेन कर पाएं। Underpasses for wild animals are there in some region, but in this pilot project when it expands, large area will be covered. तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हमारी संस्थान से जुड़े किसी न किसी तरह से और रिसर्च करें, ताकि मतलब हम और भी वाइल्ड लाइफ को हेल्प कर सकें। टेक्नोलॉजी को स्पीशीज का कंजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्वास्टिक डिटरेंट पिंगर्स। पूरी चर्चा की यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, और इन बेजुबान जानवरों के प्रति हम सभी को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में तो सुरक्षित रहें, लेकिन हम इनके जो आवास हैं या फिर जो इनकी जो सैरगाह है, कम से कम उसको हम अपने स्वार्थ के लिए नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, आज तो हम जंगलों का, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम कैसा कल सौंप कर जाएंगे, उसकी तैयारी हमें आज ही करनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी भी कहीं ना कहीं सजग होंगे, जागरूक होंगे प्रकृति और वन में रहने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति। इसी उम्मीद के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद न्यू इंडिया डिबेट देखने के लिए। आप न्यू इंडिया डिबेट के इस एपिसोड को सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। वहां पर कमेंट्स पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।